अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमें डिस्कस करना है वो है एक्सपेरिमेंट नंबर 4, जिसमें आप सिंथेसिस करेंगे ट्रेस थायोयूरिया कॉपर 1 सल्फेट कॉम्प्लेक्स की। इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ सिंथेसिस इन्वॉल्व है, इसकी फ़र्दर कैरेक्टराइजेशन नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट फ़र्दर पार्ट्स में क्लासीफाई नहीं किया गया है, सिर्फ इसका एक ही पार्ट है जिसमें आप सिंथेसिस करेंगे। ठीक है। इसके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है दैट इज़ कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसके साथ ट्रेस यानी कि 3 थायोयूरिया लगे हुए हैं लिगेंड के तौर पे। तो इसका जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, जिसके अंदर कॉपर पे +1 चार्ज है जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आता है, क्योंकि थायोयूरिया न्यूट्रल लिगेंड है। थायोयूरिया न्यूट्रल भी है और बाइडेंटेट भी है। तो बाइडेंटेट होने की वजह से जब 3 थायोयूरिया लगे हुए हैं तो इस कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री बनेगी वो ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री बनेगी। क्योंकि कॉपर का +1 चार्ज इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आया है, तो इस तरह के दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक सल्फेट को बैलेंस करते हैं, यानी कि +1 चार्ज के दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक -2 चार्ज के सल्फेट को बैलेंस करते हैं। ठीक है। काउंटर आयन के तौर पे यहाँ पे सल्फेट ऐड किया गया है। थायोयूरिया का स्ट्रक्चर है और ये इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है। इसकी सिंथेसिस के लिए आप जो स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं वो दो स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट और थायोयूरिया। ठीक। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज़ द सोर्स फॉर कॉपर प्लस द काउंटर आइन सल्फेट आइन। या जो हमें कॉपर चाहिए सेंट्रल मेटल एटम, और जो काउंटर आइन चाहिए वो दोनों हमें इससे मिल जाते हैं। और जो थायोयूरिया है, थायोयूरिया को भी आप दो मकासद के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और एज अ सोर्स ऑफ लिगेंड। ठीक। लिगेंड अभी हमने डिस्कस कर लिया। अब आइडेंटेट लिगेंड के तौर पे ये 3 थायोयूरिया यहाँ पे अटैच होंगे। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्ट है उसके अंदर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जबकि जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके अंदर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो इस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस करने के लिए हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए था, और थायोयूरिया क्योंकि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है तो इस वजह से इसको रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, कॉपर की हमें पता है दो ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, कॉपर +2 एंड कॉपर +1। तो ये जो कॉपर सल्फेट, इसको आप जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, इसका एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कॉपर +2 के अंदर D9 सिस्टम होता है। ठीक है। तो D9 सिस्टम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन पार्शियल है, कंप्लीट नहीं है, पार्शियल है, जिसकी वजह से ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल हो गया। और क्योंकि Eg के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इस वजह से ये काइनेटिकली लेबाइल है। Eg के अंदर जब 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो काइनेटिकली सिस्टम लेबाइल हो जाता है। अच्छा, जब ये कॉपर +2 रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके कॉपर +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये लिगेंड्स के साथ रिएक्ट करके इसकी कॉम्प्लेक्सेशन भी हो जाएगी, तो हमारा ये डिज़ायर्ड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इस डिज़ायर्ड कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है वो D10 सिस्टम होगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगी। क्योंकि ये एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपका ऑर्बिटल है वो कंप्लीट फिल्ड है, इस वजह से ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल और काइनेटिकली इनर्ट है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप कॉपर +2 को ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एस्पेक्ट से हमें फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल भी था और काइनेटिकली लेबाइल भी था। प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले आपको 4 दफ़ा वेइंग करनी होती है। 4 दफ़ा किस चीज़ की वेइंग करनी है, एक तो कॉपर सल्फेट की वेइंग करनी है 1 ग्राम एक्यूरेटली। एक्यूरेटली का यहाँ पे मतलब ये कि जो आप 1 ग्राम लेंगे तो 1 के बाद 4 डेसिमल्स भी आप नोट करते हैं एक्यूरेटली, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में ये ग्राम यूज़ करने होते हैं। ठीक है। बाकी जो 3 चीज़ें हैं वो थायोयूरिया ही हैं, लेकिन उनके 3 अलग अलग अमाउंट आपने लेनी है। 1 ग्राम एक दफ़ा लेनी है, दूसरी दफ़ा 0.1 ग्राम और तीसरी दफ़ा 0.3 ग्राम। ठीक है। ये तीनों दफ़ा आपने रफली वे करना है, यानी कि इसको नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है और इसके जो डेसिमल्स हैं उनको भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो थायोयूरिया को यहाँ पे 3 अलग अलग दफ़ा वे करके और इनके 3 अलग अलग सॉल्यूशंस बनाए जाएंगे, और तीनों को इस्तेमाल करने का पर्पस डिफरेंट है, जो हम प्रोसीजर में इसको डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम। सबसे पहले जो आपने 1 ग्राम थायोयूरिया लिया है उसका सोल्यूशन बनाना है वाटर के अंदर। तो वाटर हमने 10 ml लिया है, वार्म डिस्टिल्ड वाटर।
वार्म इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये 1 ग्राम जो है वो 10 ml में आसानी से डिज़ोल्व नहीं होता, तो इसको इस कम वॉल्यूम में डिज़ोल्व करने के लिए थोड़ा सा वाटर को वार्म कर लेते हैं ताकि ये बस ये डिज़ोल्व हो जाए। दूसरी तरफ कॉपर सल्फेट जो एक्यूरेटली 1 ग्राम लिया गया है उसको 6 ml वार्म डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व किया जा रहा है, क्योंकि ये 1 ग्राम भी 6 ml के मुकाबले में ज़्यादा है, इस वजह से इसको डिज़ोल्व करने के लिए वार्म किया जाता है। ठीक है, दोनों सॉल्यूशंस बन जाएंगे तो दोनों सॉल्यूशंस को फिर रूम टेम्परेचर पे लाया जाएगा, उसके बाद फिर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा आपको ये 0.3 ग्राम थायोयूरिया का सोल्यूशन चाहिए जो आप 10 ml डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व करके प्रिपेयर कर लेते हैं। इसको वार्म करने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, तो इसका एक सोल्यूशन बन जाएगा। चौथा सोल्यूशन इस 0.1 ग्राम थायोयूरिया का हमें बनाना है। ये 0.1 ग्राम ही बहुत कम है, जिसको आपने 30 ml में डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व करना है, इस वजह से इसको वार्म करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको डिज़ोल्व करते वक्त फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं इसका भी एक मकसद है जो हम आगे प्रोसीजर में इसको डिस्कस करेंगे कि आपने 0.1 ग्राम थायोयूरिया के अंदर बनाते वक्त इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड किया था। ठीक है, जब चार सॉल्यूशंस रेडी हो गए, अब हमें सबसे पहले 1 ग्राम कॉपर सल्फेट को 1 ग्राम थायोयूरिया के सॉल्यूशन के साथ मिक्स करना है, लेकिन पहले इनको रूम टेम्परेचर पे लाएंगे, फिर इनकी मिक्सिंग होगी। अच्छा, अब प्रोसीजर में हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे थायोयूरिया का वो सोल्यूशन जो 1 ग्राम से बनाया था। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बिहेव कर रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और थायोयूरिया बिहेव कर रहा है एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो ब्लू कलर है इसका कॉपर +2 का है। आप ऐसा ऐसा थायोयूरिया ड्रॉप वाइज डालते रहते हैं और इसको स्टिर करते रहते हैं, तो जो आपका रिजल्टिंग सोल्यूशन बनता है वो कलरलेस होता है, क्योंकि कॉपर +2 जो है वो रिड्यूस हो रहा है कॉपर +1 में जो कि कलरलेस होता है। तो जो आपका अब जो सोल्यूशन बनेगा वो कलरलेस सोल्यूशन होगा। आपके मैनुअल में पॉइंट नंबर 3 में ये चीज़ गिवन है कि अगर ये सोल्यूशन थोड़ा सा भी ब्लू कलर शो कर रहा है तो आपको इसके अंदर मज़ीद थायोयूरिया डालने की ज़रूरत है। ब्लू कलर का मतलब इसके अंदर कॉपर +2 अभी भी मौजूद है जो कि कम्प्लीटली रिड्यूस नहीं हुआ है। तो अगर किसी के बीकर में थोड़ा सा भी ब्लू कलर आ रहा होता है तो उसको मज़ीद थायोयूरिया डलवा दिया जाता है ताकि ये जो सोल्यूशन है वो पूरा कलरलेस हो, इसके अंदर सिर्फ कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद हो। इसको भी स्टेयरिंग करते हैं। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में स्टेयरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर स्टेप में, तो इसको भी आप स्टेयर करते हैं 5 मिनट्स के लिए। जब आपने इस थायोयूरिया का सोल्यूशन बनाया है तो थायोयूरिया के सोल्यूशन के अंदर बनाते वक्त ये रिएक्शन हो रहा होता है जिसके अंदर थायोयूरिया वाटर के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और अमोनिया गैस में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस जो है वो रिलीज़ हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में, लेकिन जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है वो वाटर सॉल्युबल गैस है, इस वजह से वो इस सोल्यूशन के अंदर मौजूद होती है। जब ये सोल्यूशन ऐड किया जाता है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर तो ये वाला रिएक्शन होता है जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बिहेव करती है एज रिड्यूसिंग एजेंट और वो कॉपर को रिड्यूस कर देती है कॉपर +1 में, और ख़ुद जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो कन्वर्ट हो जाती है सल्फ़र डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड में जो सल्फ़र के ऊपर चार्ज है -2 होगा और जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है उसके अंदर सल्फ़र के ऊपर चार्ज है वो +4 होगा। ठीक, तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है वो इसके अंदर हो रहा होता है, इस बीकर के अंदर। इसको आप 5 मिनट्स के लिए स्टिर करते रहते हैं। स्टिरिंग करते वक्त इसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें ये बीकर थोड़ा सा स्टिकी सोल्यूशन शो कर रहा होता है। स्टिकी सोल्यूशन का मतलब कि ये चिपक रहा होता है बीकर की वॉल्स के साथ, ग्लास रॉड के साथ, इसके ऊपर ऑयली ड्रॉपलेट्स आ रहे होते हैं। ये जो स्टिकीनेस है ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है सल्फ़र की, जिसे आप सल्फ़र न्यूट्रल कहते हैं। जब हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फ़र जो कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और जो कन्वर्ट हो रहा है सल्फ़र डाइऑक्साइड के सल्फ़र में जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो -2 से +4 में जाते वक्त ये न्यूट्रल स्टेज से गुजरता है। ये जो न्यूट्रल स्टेज है वो थोड़ी सी स्टिकी नेचर की होती है, जिसकी वजह से आपका बीकर जो है वो एक स्टिकी सोल्यूशन शो करता है। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि इसको अच्छे से स्टिर करें। स्टिर करने के बाद जो ग्लास रॉड पे मटेरियल स्टिक हुआ हुआ है, जो वॉल्स पे मटेरियल स्टिक हुआ हुआ है, उनको भी नीचे सोल्यूशन के साथ मिक्स करें, उसको भी निकाल के नीचे और सोल्यूशन के साथ इंटरेक्ट करवाएं। जितना ही सोल्यूशन से इंटरेक्ट करेगा उतना ही हाइड्रोजन सल्फाइड तेज़ी से कन्वर्ट होगा सल्फ़र डाइऑक्साइड में, यानी कि जो न्यूट्रल स्टेज है ख़त्म हो जाएगी और जितना भी सल्फ़र है वो सल्फ़र +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी आप स्टिरिंग करते हैं अच्छे से, और फिर इसके अंदर जो सेकंड टाइम वाला थायोयूरिया का सोल्यूशन आपने बनाया था 0.3 ग्राम लेके, वो वाला सोल्यूशन भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं और उसको स्टिर करते हैं। ठीक है, ये जो सोल्यूशन हम इस वक्त ऐड कर रहे हैं इससे क्या हो रहा है,
कॉपर जो +1 में कन्वर्ट हो चुका है, जो रिड्यूस हो चुका है, वो थायोयूरिया को लिगेंड के तौर पे लेके कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो हमें कॉम्प्लेक्स चाहिए था, और जो ओवरऑल इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज आता है वो प्लस आ जाता है। सेकंड इक्वेशन में जो दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं वो एक सल्फेट आयन को बैलेंस कर रहे हैं, और हमारा जो डिज़ायर्ड कॉम्प्लेक्स है वाइट प्रेसिपिटेट वो बन रहा है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये इस स्टेज में भी हो सकता है, इसको डालने से पहले अगर तो सारा का सारा कॉपर रिड्यूस हो चुका है और सारा का सारा सल्फ़र कन्वर्ट हो चुका है +4 में, और इसके अंदर मज़ीद थायोयूरिया मौजूद होगा तो वो कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गया होगा। लेकिन ये जो सेकंड टाइम वाला सोल्यूशन है वो सारे के सारे कॉपर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको डालने के बाद इसकी उस वक्त तक स्टीयरिंग की जाती है जब तक कि ये नॉन स्टिकी वाइट पाउडर लाइक क्रिस्टल में ना कन्वर्ट हो जाए। यानी कि बीकर कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होता है जिसके अंदर कोई भी चीज़ ना ग्लास रॉड पे चिपक रही होती है ना बीकर पे चिपक रही होती है। ठीक है, वो बिल्कुल पाउडर लाइक नॉन स्टिकी क्रिस्टल्स होते हैं। ये हमारा डिज़ायर्ड कॉम्प्लेक्स है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि इसके ऊपर जो सुपर नेटेंट है वो अलग हो जाए और जो कॉम्प्लेक्स है वो नीचे बैठ जाए। जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास यहाँ पे बन गया उसकी अब हमें जो इसकी फ़िल्ट्रेशन करनी है, और जो सुपर नेटेंट है वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें जो एक्स्ट्रा आइंस हैं ये हमें नहीं चाहिए, तो सुपर नेटेंट को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, डिस्कार्ड करने के बाद जो बीकर के बॉटम पे आ गया है वो हमारे पास ट्रिस थायोयूरिया कॉपर 1 कॉम्प्लेक्स आ गया। इसकी हमें फर्दर प्योरीफिकेशन करनी है, वो हम करेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए। लेकिन उससे पहले एक ये चीज़ देख लें कि जब आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा था, यानी कि जो रिएक्शन हो रहा था उसमें कितने मोल थायोयूरिया के लिए कितने मोल कॉपर चाहिए होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 1 मोल थायोयूरिया 6 मोल कॉपर के साथ रिएक्ट करता है ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये किस तरह से पता चला कि 1 मोल थायोयूरिया था, उसको आपने वाटर में डिज़ोल्व किया तो उससे 1 मोल हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनी, और वो 1 मोल हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो 6 मोल्स कॉपर के साथ रिएक्ट कर रही है। तो जो मोल रेशो इनडायरेक्टली इनका बना वो 1:6 का बना। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में 1:6 का मोल रेशो है। दूसरी तरफ जो कॉम्प्लेक्सेशन हो रही है बिटवीन कॉपर एंड थायोयूरिया, उसके अंदर 3 मोल थायोयूरिया रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल कॉपर के साथ, और फिर 1 मोल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसका मतलब इस वक्त कॉम्प्लेक्सेशन के वक्त जो इनका मोल रेशो है वो 3:1 का है। अच्छा, अब हमें अपने कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा प्योरीफाई करना है। प्योरीफाई करने के लिए इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन की जाती है, इससे इसकी प्योरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब आप क्रिस्टल्स को डिज़ोल्व करेंगे पहले, और डिज़ोल्व करने के बाद उसको दोबारा क्रिस्टलाइज़ करवाएंगे। तो डिज़ोल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमने थर्ड टाइम वाला थायोयूरिया बनाया था 0.1 ग्राम से, जिसके अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यू ड्रॉप्स भी डाले थे, वो आप ऐड करेंगे अपने इन कॉम्प्लेक्स के प्रेसिपिटेट के अंदर। यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला था, क्योंकि हमें इन कॉम्प्लेक्स को डिज़ोल्व करना है। डिज़ोल्व करने के लिए हम इसको एसिडिक मीडियम दे रहे हैं, एसिडिक मीडियम देंगे और इसको हीट करेंगे और स्टिर भी करेंगे। तो ये एसिडिक मीडियम दे रहे हैं, स्टिर भी कर रहे हैं, हीट भी कर रहे हैं। इन तीनों चीज़ों का मकसद ये है कि आपको जो कॉम्प्लेक्स के प्रेसिपिटेट हैं वो डिज़ोल्व हो जाएँ। जब इस तरह से ये क्लियर हो जाते हैं तो हम इस हीटिंग को बंद कर देते हैं और इस बीकर को उठा के आइस बाथ में रख देते हैं। जब आप इसको कूल कर रहे हैं तो फिर इसकी स्टिरिंग नहीं की जाती। ठीक है, आइस बाथ या तो आपको मिल जाता है पैन के अंदर आइस मिल जाती है, या फिर अगर आपको आइस नहीं मिलती तो आप फिर अपने पैन के अंदर ठंडा पानी लेके फिर उसके अंदर भी इस बीकर को रख सकते हैं, उससे भी इसकी क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको ठंडा किया जाता है। जब आप इसको ठंडा कर रहे हैं तो इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाएगी, और कुछ देर के बाद आपके जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो रीअपेयर हो जाएंगे इसकी बॉटम में। ठीक है, यहाँ तक जो है रिक्रिस्टलाइजेशन का स्टेप ख़त्म हुआ। हमने सबसे पहले इसको डिज़ोल्व किया, डिज़ोल्व करने के बाद इसको रैपिडली कूल किया, कूल करने के बाद जो प्रेसिपिटेट आ गया यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन ख़त्म हो गई। ये जो सुपर नेटेंट है इसके अंदर वो इम्प्योरिटीज़ आ गई होंगी जो इसमें से निकली होंगी, अगर कोई होंगी तो हमें ये सुपर नेटेंट नहीं चाहिए। इस वजह से आप इसको फ़िल्टर कर लेते हैं। ठीक है, और फ़िल्टर करने के बाद आपके जो फ़िल्टर पेपर है उसके ऊपर सिर्फ कॉम्प्लेक्स के प्रेसिपिटेट आ जाते हैं। अच्छा, जब आप फ़िल्टर करते हैं तो उस वक्त जो फ़िल्टर पेपर है वो प्री वेड होता है। प्री वेड का मतलब पहले से एक एम्प्टी फ़िल्टर पेपर को वे कर लेते हैं और फिर उसको फ़नल के अंदर ऐड करके फ़िल्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
जब ये फिल्ट्रेशन हो जाती है तो जो आपका फ़िल्टर पेपर है उसके ऊपर प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं। इसको आप एयर ड्राई भी कर सकते हैं, ओवन ड्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। जब ये खुश्क हो जाएगा बिल्कुल, तब हम इसको दोबारा वे करेंगे, क्योंकि आप एक दफ़ा फ़िल्टर पेपर को एम्प्टी वे कर चुके हैं। अब जब आप फ़िल्टर पेपर को वे कर रहे हैं तो वो विथ प्रेसिपिटेट वे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास जो वेट होंगे उनको आप बिल्कुल एक्यूरेटली नोट कर लेते हैं। एम्प्टी फ़िल्टर पेपर के वेट को भी और फ़िल्टर पेपर प्लस प्रेसिपिटेट के वेट को भी आप एक्यूरेटली नोट कर लेते हैं। ओके, हमारा कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज हो गया। अब हमें इसकी कैलकुलेशन जो करनी है उसमें सबसे पहले वेट उस कॉपर सल्फेट का जो आपने लिया था एक्यूरेटली, आपसे कहा गया था कि 1 ग्राम एक्यूरेटली कॉपर सल्फेट को वेट करें। तो मैंने यहाँ पे सपोज़ किया है, सिर्फ सपोज़ कि 1.0123 हमने इतने ग्राम लिया था कॉपर सल्फेट। और अब हमें कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट भी चाहिए होगा कैलकुलेशन में, तो वो आप निकालेंगे। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट पूरे का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। मैंने यहाँ पे उसको 1 ग्राम पर मोल सपोज़ किया है, ठीक है। इसकी जो भी वैल्यू होगी आप अपनी लैब रिपोर्ट में यहाँ पे वो वैल्यू शो करेंगे। फिर हमें मॉलिक्यूलर वेट चाहिए अपने पूरे कॉम्प्लेक्स का। जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर सल्फेट भी शामिल है और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये डबल होगा, तो इसका पूरा मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे नोट करेंगे। मैंने इसको 20 ग्राम पर मोल सपोज़ किया है। फिर हमें एम्प्टी फ़िल्टर पेपर का वेट चाहिए था, जो हमने जो वे किया होगा उसको एक्यूरेटली नोट करने के बाद वो यहाँ पे लिख दिया। वेट ऑफ फ़िल्टर पेपर प्लस कॉम्प्लेक्स जो हमने दोबारा वेट किया था उसको मैंने डी ग्राम सपोज़ कर लिया। अब अगर मुझे सिर्फ कॉम्प्लेक्स का वेट चाहिए जो हमने सिंथेसाइज़ किया है, तो मैं इस डी में से सी को माइनस कर दूंगी तो ई ग्राम आ जाएगा मेरे पास। ये उस कॉम्प्लेक्स का वेट है जो हमने सिंथेसाइज़ किया है। इसको हम कह रहे हैं प्रैक्टिकल ईल्ड। प्रैक्टिकल ईल्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने प्रैक्टिकल करके फिर ये ईल्ड हासिल की है, तो ये प्रैक्टिकल ईल्ड हमारे पास आ गई। अच्छा, कैलकुलेशन में हमें अपने कॉम्प्लेक्स की परसेंट ईल्ड मालूम करनी है। उसका फॉर्मूला हमें पता है, प्रैक्टिकल ईल्ड ओवर थियोरेटिकल ईल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो अभी ऑब्जर्वेशन से हमारे पास प्रैक्टिकल ईल्ड आ चुकी है। अब हमें जो चाहिए वो थियोरेटिकल ईल्ड चाहिए, उससे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन में ये देखिए कि आपका जो कॉम्प्लेक्स बना है वो स्टार्टिंग मटेरियल कॉपर सल्फेट से बना है और आपके जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 कॉपर हैं, क्योंकि ये 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर बैलेंस कर रहे हैं एक सल्फेट को। तो ओवरऑल इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 कॉपर मौजूद हैं। 2 कॉपर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हैं, तो हमें जो मोल्स चाहिए होंगे कॉपर सल्फेट के वो भी 2 मोल्स चाहिए होंगे 1 मोल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। इस बात को आपने ऐसे लिख दिया कि 2 मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो मॉलिक्यूलर वेट था, आपसे कहा गया था कि कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट करेंगे, वो 1 ग्राम मैंने सपोज़ किया। आप कैलकुलेट करके लिखेंगे। और जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसके जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको हमने 20 ग्राम सपोज़ किया था। जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ग्राम पर मोल होता है, यानी कि 1 मोल के लिए जो उसके ग्राम्स होते हैं। यहाँ पे क्योंकि कॉपर सल्फेट के 2 मोल्स हैं, तो जितने भी यहाँ पे ग्राम्स होंगे उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो ग्राम्स अब आएंगे वो 2 मोल्स के लिए कॉपर सल्फेट के ग्राम्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है वो क्योंकि 1 ही मोल है, तो उसके जो ग्राम पर मोल होंगे वो आप एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। फिर आपने ये इसका जो आंसर है, मैंने सपोज़ किया कि 2 को a से मल्टीप्लाई किया तो वो f ग्राम बना। यहाँ पे आप कोई वैल्यू लिखेंगे जो उसकी वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। f ग्राम कॉपर सल्फेट प्रोड्यूसेस b ग्राम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये तो वो f ग्राम है जो ऊपर से आ गए। अब आपने कॉपर सल्फेट कितना लिया था? एक्यूरेटली 1 ग्राम वे करने के लिए आपसे कहा गया था, जो कि आपने वे करने के बाद जो वैल्यू हमने सपोज़ की थी वो 1.0123 सपोज़ की थी कि इतने ग्राम आपने कॉपर सल्फेट लिया है। तो जो कॉपर सल्फेट आपने एक्चुअली लिया है उससे कितना कॉम्प्लेक्स बनेगा वो मालूम करने के लिए आपने इस b ग्राम को डिवाइड किया f ग्राम से और मल्टीप्लाई कर दिया इस 1.0123 ग्राम से। अब जो आंसर आएगा वो वाले ग्राम्स आएंगे जो इस अमाउंट से बने होंगे हमारे पास, ठीक है, बनने चाहिए। ये क्योंकि हमारे पास कैलकुलेट करके आई है तो उसके हमने थियोरेटिकल यील्ड सपोज़ कर लिया। ये थियोरेटिकल यील्ड आ गई, प्रैक्टिकल यील्ड हमारे पास ऑब्जर्वेशन से आ गई थी। अब परसेंट यील्ड के फॉर्मूले में दोनों को पुट कर देंगे, प्रैक्टिकल को और थियोरेटिकल को। ई हमारे पास ऑब्जर्वेशन से आ गया था प्रैक्टिकल यील्ड, और एच हमने अभी कैलकुलेट किया थियोरेटिकल यील्ड, उसको हमने पुट किया फार्मूले में, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो हमारे पास परसेंट यील्ड आएगी वो I%, जो भी इसकी परसेंटेज आएगी वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे।
बस इसकी जो कैलकुलेशन है बस यही है कि कॉम्प्लेक्स आप सिंथेसाइज करेंगे और उसकी परसेंट यील्ड मालूम करेंगे। रिज़ल्ट के अंदर आप रिपोर्ट कर देंगे कि परसेंट यील्ड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज़ फाउंड टू बी, जो भी आपकी परसेंट यील्ड आ रही होगी वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे। लैब रिपोर्ट का फॉर्मेट आसान सा है। इसमें आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट है, थ्योरी जो आपको बताई गई है, जो आपसे डिस्कस की गई है, वो आप लिखेंगे पैराग्राफ के फॉर्म में, 1 पेज की या आधे पेज की थ्योरी। इसके बाद इक्वेशंस आपको बता दी गई हैं सारी, वो इक्वेशंस लिखेंगे। ऑब्जर्वेशंस आपको बता दी गई है, डेमोन्स्ट्रेशन में कैलकुलेशन भी बता दी गई है, रिजल्ट भी बता दिया गया है। तो वही सारी हेडिंग्स आपको अपनी लैब रिपोर्ट में कवर करनी है और इसकी लैब रिपोर्ट सबमिट करानी है।